नमस्कार। देखिए, जैसे ही 31 मार्च ख़त्म होता है, नया वर्ष शुरू होता है, हमारे दिमाग में कई सारी चीज़ें आती हैं कि टैक्स का क्या, बचत का क्या, निवेश कैसे करना है। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जब आपके दिमाग में आने लगते हैं तो हम उपस्थित होते हैं अपने एक्सपर्ट्स को लेकर के आपके बीच। आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं विश्वनाथ चतुर्वेदी जी, जो कि रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं और साथ ही वित्तीय सलाहकार भी हैं। साथ ही विवेक सिंह राजपूत जी हैं, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप लोगों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, अपने कागज और पेन लेकर के तैयार हो जाइए हमसे प्रश्न पूछने के लिए और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप इन नंबरों के माध्यम से हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, जो कि आपके मन में लगातार 31 मार्च के बाद निरंतर रूप से चलता रहता है कि मुझे बचत कैसे करनी है, उस बचत का निवेश कैसे करना है और साथ ही उस पर कर का दायित्व कितना हो रहा है। तो चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला प्रश्न मेरा विश्वनाथ चतुर्वेदी जी से है। विश्वनाथ जी, एक बचत, क्योंकि सबसे पहला स्टेप तो अपन मानते हैं कि बचत ही है कि अगर बचत करेंगे तभी जाकर के ये सारी बातें आएंगी। बचत होगी तो निवेश होगा तो कर लायबिलिटी आएगी। अगर बचत ही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले ये बताएं कि पारंपरिक विचार क्या है इस बचत को लेकर के, या आप क्या सोचते हैं कि पारंपरिक विचार कैसे आते हैं बचत के? यस सर जी। सबसे पहले मैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा इस कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में मेरा प्रयास रहेगा कि इसे इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और इमेंसली यूज़फुल बनाया जाए। बचत हमारी संस्कृति का एक अंग रही है। हमें हमेशा से बचत की ज़रूरत रही है। हमारी सोशल सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि जहाँ हम बचत की तरफ से लापरवाह हो जाएं। तो हमारी बचत का जो पारंपरिक तरीका पुरातन है, वहाँ से मैं प्रारंभ करना चाहूँगा। वो कुछ इस तरह था कि मैं 4 पैसे कमाता हूँ, उसमें से 1 पैसा स्वयं के ऊपर खर्च करता हूँ, 1 पैसा आड़े वक्त के लिए बचाता हूँ, 1 पैसे से कर्ज चुकाता हूँ और 1 पैसा कुएं में डाल देता हूँ। शायद सुनने में इतना स्पष्ट नहीं है, तो इसका कुछ क्लैरिफिकेशन जरूरी है। यहाँ ये ज़माना जब हमारे यहाँ रुपए आने पैसे हुआ करते थे, 4 पैसे का एक आना बनता था और 4 आने का 1 रुपया बनता था। तो यह चूँकि 4 पैसे में से 1-1 पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि 25% आप इस चारों चीज़ों के लिए एलोकेट कर रहे हैं, चारों चीज़ एलोकेट कर रहे हैं। तो पहला जो एलोकेशन है आपका 25% का, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, अपन उदाहरण के लिए थे, तो उसका 25% 25,000 बनेगा। तो एक 25,000 जो है मैं अपना जो रोज़ का खर्चा है उसके लिए एलोकेट करता हूँ और उसमें अपना खर्चा चलाता हूँ। अब देखिए, आपकी इनकम 1 लाख, आप काम कितने में चला रहे हैं? 25,000 है ना। थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये था। दूसरा 25,000, दूसरा जो है एलोकेशन, वो मेरा है आड़े वक्त के लिए बचाना। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि जो है मानसून पर निर्भर रहती थी, सिंचाई के साधन उतने नहीं थे, कब आपकी इनकम हो कब नहीं होगी। आज के समय भी यह है कि आप लोग जॉब स्विच करते रहते हैं और हो सकता है कभी आपने एक जूला छोड़ दिया, एक जॉब छोड़ दिया, दूसरा आपको नहीं मिला। कुछ ऐसा आ सकता है। तो आड़ा वक्त बोल के नहीं आता, उसमें कितना खर्च होगा आप नहीं बता सकते। तो इसके लिए भी मैं 25% का बचत करके रखता हूँ। अब आता है 25% कर्जा चुकाता हूँ। अरे पहले तो लोन मिलता ही नहीं था आसानी से, कर्जा कहाँ चुकाएंगे? तो यहाँ कर्जा चुकाने का मतलब है अपने माता पिता को देना, जो मातृ ऋण और पितृ ऋण है, जिन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा किया। मैं अपनी इनकम का एक चौथा यानी 25% मैं उनको देता था। जी, वेद पुराणों में मातृ ऋण पितृ ऋण बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सर ऐसा कहा गया है कि आप मातृ ऋण से कभी भी ऋण नहीं हो सकते। ठीक है, हमारा कर्जा नहीं चुकेगा, कुछ तो कम होगा। और आज आप जो कर रहे हैं, आपके बच्चे भी वो देख रहे हैं, कल से वो भी इसको फॉलो करेंगे, ये उनको एक संस्कार मिलेगा। तो मैं उनको देता हूँ। अब आखिरी 25%, आखिरी जो 1 पैसा था वो कुएं में डाल दिया। कैसे निकलेगा उसमें से? तो यहाँ सर कुएं में डालने का मतलब ये था कि दान धर्म और उसमें मैं समाज सेवा में उसमें पैसा लगाता हूँ। तो ये जो पैसा है, कुछ ऐसा मान्यता थी कि हम पिछले जन्म में जो कर्म किए उसको आज उसका उपभोग आज कर रहे हैं और इस जन्म में जो हम करेंगे वो अगले जन्म में। शायद ये मान्यता रही थी, आज भी कई लोग इसको फॉलो करते हैं। यदि आज कोई तकलीफ में आता है तो होता है कि मेरे पुराने कर्म है उसका आज मेरे को फल मिल रहा है, शायद ये रहा। दूसरा जो है समाज सेवा। आपने जो पैसा आपके पास आया, समाज से आपके पास आया है, तो समाज में इसका एक अंश वापस जाना चाहिए, ये इसका है। दूसरा है जॉय ऑफ गिविंग। आप जब किसी की मदद करते हैं तो एक जॉय ऑफ गिविंग आपको मिलता है। विदेशों में, देश में, सब जगह विदेशों में इसको जॉय ऑफ गिविंग के नाम से प्रमोट करते हैं। तो एक जॉय ऑफ गिविंग आपका है कि आपके पास पैसा है, उसमें से आपने कुछ सोसाइटी को वापस किया। विदेशों में सर, अमेरिका में
यदि वहाँ किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको पूछते हैं कॉलम में कि हाउ यू गिव बैक टू द सोसाइटी। आज हम हमारी यूनिवर्सिटी पढ़ के निकलेंगे, आप समाज को इसको कैसे वापस करेंगे। तो सही बात एक और सर मैं यहाँ पे आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब आप पैसा देते हैं, यदि एक पानी की टंकी फुल कब होती है? जब ओवरफ्लो होने लगती है। ऐसी आप संपन्नता की फीलिंग आपको कब आएगी? जब आप देंगे। तो जब आप देंगे तो आपको जॉय ऑफ गिविंग। बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से करके जो है आपने 25% का अलोकेशन दिया। राजपूत साहब जो है, अब समस्या ये आती है कि क्या टैक्स प्लानिंग, क्योंकि ये कहा जाता है कि टैक्स फाइल करना और उसके बाद वो पैसा कभी हमें वापस नहीं मिलता, अगर एक कॉमन मैन आम आदमी के नज़रिए से देखा जाए। लेकिन टैक्स प्लानिंग एक ऐसा टूल है जिससे हम देश की इकोनॉमी को भी सुदृढ़ करते हैं और साथ ही साथ अपने टैक्स लायबिलिटी को भी रिड्यूस करते हैं। फ्यूचर में कई अपने को जो है उसका लाभ भी मिलता है। तो आप क्या ये किस तरह से बेहतर तरीके से हम बचत और निवेश करें जिससे हमें टैक्स प्लानिंग या टैक्स मैनेजमेंट में हेल्प मिले? जी, सबसे पहले तो मैं चतुर्वेदी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि देखिए, आम जनता में धारणा है कि टैक्स तो मेरे लिए एक एक्सपेंडिचर है, बट लेकिन जैसे चतुर्वेदी साहब ने कहा कि ये जो जॉय ऑफ गिविंग है, तो आप टैक्स में भी एक तरीके से जॉय ऑफ गिविंग ले सकते हैं, क्योंकि आप देश की तरक्की के लिए जो योगदान दे रहे हैं वो टैक्स के माध्यम से भी दे रहे हैं। एग्जैक्टली वहां पे भी जॉय ऑफ गिविंग है, क्योंकि आपके टैक्स योगदान से देश बेहतर स्थिति में या बेहतर इकोनॉमिकल कंडीशन को प्राप्त होता है। जो आपका टैक्स है वही सरकार की आय है, और उसी आय को के माध्यम से सरकार आप ही के लिए, देश की जनता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और भी दूसरी सुविधाओं का जो प्रबंधन करती है वो उस आय के माध्यम से ही करती है। तो एक तरीके की सरकार के लिए आय है। अब चूँकि कर है तो हम वित्त वर्ष के पहले महीने में आज ये बातचीत कर रहे हैं, तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि टैक्स को प्लानिंग करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो मतलब टैक्स प्लानिंग ही एक अच्छा टूल है। टैक्स प्लानिंग अच्छा टूल है। टैक्स प्लानिंग में बहुत सारे एंगल है। अब तो चूँकि पिछले 2 वित्त वर्ष से ये स्थिति हो गई है कि इंडिविजुअल्स के लिए 2 तरीके की टैक्स स्लैब शासन ने घोषित कर दी है। तो एक तो ये है कि प्लानिंग में कि हमें किस तरीके की टैक्स स्लैब चुनना है, इसके साथ साथ किन जो बचत के जो एवेन्यूज़ हैं, किन बचत के एवेन्यूज़ में हमें निवेश करना है जिससे वो भी हमें टैक्स बेनिफिट भी दें, और भविष्य में जब हम उनसे पैसा वापस लें उन बचत के साधनों से, तब हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी, उसका भी ध्यान रखें। जी जी जी। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि आज के परिवेश में और उम्र के हिसाब से हमें किस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए? अच्छा, आज के परिवेश में उम्र के हिसाब से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि आज के सिनेरियो में उम्र के हिसाब से, मतलब इन्होंने एक छोटी सी बात में कई चीज़ों का क्वेश्चन पूछ लिया है। और मैं समझता हूँ विश्वनाथ जी ये प्रश्न आपके लिए है कि इनका क्वेश्चन है कि उम्र के हिसाब से, यानी प्रौढ़ तरुण मतलब उसके हिसाब से जो है इनको आंसर चाहिए। आपका स्वागत है। अच्छा होता है कि आप अपनी उम्र भी बता देते हैं। आपने अपनी उम्र नहीं बताई है, तो अब मैं आपको जनरल, आपने क्वेश्चन पूछा है इसका मैं आपको जनरल जवाब दूंगा। जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने शायद कैटेगराइज करने की कोशिश की है, सभी वर्गों के लिए आप बता दें। यस, देखिए क्या है कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट के 2 साधन प्रमुख होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इनकम और एक होता है वो इनकम जहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिल सकते हैं इक्विटी में। तो फिक्स्ड इनकम और इक्विटी, ये 2 आपके पास होते हैं। तो आपका जो उम्र है, जितनी आपकी उम्र है वो यदि 100 में से माइनस कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपकी उम्र यदि 40 वर्ष है, तो इसको 100 में से माइनस कर दें तो 60% जो है ये आपका इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और 40% आपका फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए। यदि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कोई रिटायरमेंट के नज़दीक है, उसकी उम्र 60 वर्ष है, तो उसको फिक्स्ड इनकम में उसका जो है 60% होना चाहिए और 40% जो है वो उसका इक्विटी में होना चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपको इक्विटी से फिक्स्ड इनकम की तरफ माइग्रेट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती जाती है, आपका समय कम है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि नंद स्वरूप जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। आपने भी एक ही उसमें फॉर्मूले में सारे चीज़ें फैक्टर्स फिक्स कर दिए कि ठीक है, आप अपनी उम्र खुद ही डिसाइड कर लें
और उसके बाद जो है उसका एलोकेशन भी देख लें कि कितना % आपको इक्विटी में रखना है और कितना % डेट में। जी, हमसे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, विपिन जी सागर से। विपिन जी जी सर नमस्कार, विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। जी सर, आप सर अपना मेरा एक सवाल है। जी जी जो कार्यक्रम की शुरुआत में ही चतुर्वेदी जी बता रहे थे कि जी। 25 से ऐसे 4 भागों में होना चाहिए। आपकी आवाज आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें। बहुत कम होती है, तब बचत हो ही नहीं पाती है, बल्कि पूरा खर्च में ही चला जाता है, बाकी खर्चों में चला जाता है और बहुत कम होती है। तो ऐसे लोगों को ऐसे करें, कहाँ पर निवेश करें थोड़ी बहुत भी बचत अगर हो पाए। जी जी जी, इनका सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट निकल करके ये है कि बचत हो ही नहीं पाती, मतलब आमदनी जो है हमें कम लगती है और खर्चे ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बहुत स्पष्ट है सर। आपको सबसे पहले तो अपनी इनकम बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जी जी, आपकी इनकम बढ़ाने का प्रयास देखिए किस तरह से आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर आप विचार करें, उसके ऊपर आप अपने आसपास के लोगों की सलाह लें। और दूसरा जो आपने कहा कि बचत बहुत ही कम हो पाती है, तो जितनी भी होती है उसको करिए। और चूँकि आपकी बचत कम है, आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो आप अपने पैसे को कृपया करके बैंक में ही जमा करें। दूसरे ऑप्शंस के अंदर आप नहीं जाएँ। बैंक में आप पैसा जमा करिए और आप निरंतर अपनी इनकम बढ़ाने के लिए प्रयास करें। देखिए कि आप किस तरह से अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। साथ में मैं समझता हूं कि अगर ये नीड और वांट को भी सेग्रीगेट कर सकें तो ये शायद ज़्यादा बचत कर पाएंगे। इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि कई बार हम अपनी ज़रूरत और आवश्यकता इन दोनों में विभेद नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि तेरी साड़ी से मेरी साड़ी सफ़ेद, और अधिक से अधिक खर्च करने पर, चूंकि पड़ोसी कर रहा है इसलिए हम करने लगते हैं। और ये आदत जो है कहीं ना कहीं हमको खर्चे की प्रवृत्ति की तरफ आगे ले जाती है, जो बचत में काफ़ी बाधा बनती है। मैं समझता हूँ कि शायद ये भी एक उचित राय हो सकती है उनके लिए। जरूर सर। जी। और मेरा आग्रह है कि आप जुड़े रहें, आगे जाके हम इस एस्पेक्ट को टच करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब एक बात आती है कि अगर टैक्सेशन पर देखा जाए कि कई बार सर हम लोग जो है निवेश तो करते हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती कि निवेश के साथ टैक्स भी बचत हो जाएगा। और तो इसमें इस तरह की कौन कौन से सेक्शंस या कहाँ कहाँ पर आप जो है बचत कर सकते हैं और निवेश भी हो जाएगा? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, बहुत से ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे आप बचत करते हैं तो बचत पे बेहतर आपको रिटर्न भी मिलता है और टैक्स की सेविंग भी होती है। जैसे सबसे अच्छा अभी अगर हम कहें तो जो शासन की जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो स्कीम है, जिसमें लगभग आज की तारीख में भी लगभग 8% की दर का ब्याज मिलता है, तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें बचत करने जिसमें इन्वेस्ट करने पर आपको टैक्स से छूट भी मिलती है, और इस पे जो ब्याज मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और जब मैच्योरिटी पे आप ये पूरा पैसा वापस लेते हैं ब्याज सहित, तब भी उस पर टैक्स का कोई दायित्व नहीं आता। इसी तरीके से शासन ने छोटी बच्चियों के लिए एक जो योजना चला रखी है, केंद्र सरकार की योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें 10 साल तक की बच्चियों के नाम से अकाउंट खोल के आप उसमें निवेश कर सकते हैं, और उसमें भी इनफैक्ट पीपीएफ से ½ % ज़्यादा ब्याज मिलता है, और उसका टैक्सेशन भी जैसा मैंने पीपीएफ के बारे में बताया उस तरीके से उसमें भी टैक्स के प्रावधान है कि ना तो उसके ब्याज पे टैक्स लगता है और ना ही उसकी मैच्योरिटी पे टैक्स लगता है, और साथ ही साथ निवेश पे टैक्स की छूट भी मिलती है। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, केसी शर्मा जी इंदौर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, आप अपना प्रश्न पूछिए सर। सर मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ। ओके। और मुझे जो रिटायरमेंट का फंड मिला है मैं उसे निवेश करना चाहता हूँ। हाँ। सुरक्षित तरीके से, जी। तो किस प्रकार से मुझे निवेश करना चाहिए? जी जी जी, ओके। तो इसके बारे में क्या जानकारी देंगे इस तो आय मुझे- से इस निवेश से आप कोई आय भी अनुमानित कर रहे हैं क्या? हाँ सर, वैसे तो मुझे पेंशन मिलती है, हाँ। उसमें मेरा गुजारा हो सकता है, पर उसके अलावा यदि मुझे 10-15 हजार रुपए मंथली इनकम यदि मिल जाती है तो वो मेरे लिए ठीक रहेगा। तो आप निवेश की राशि भी बता दीजिए। जब आपने अपनी कल्पना बता दी कि मुझे इतना मिलना चाहिए, तो निवेश कितना करना चाहते हैं? निवेश की राशि 1 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ के आसपास है। हाँ। तो मैं समझता हूँ विश्वनाथ जी पूछना चाहता हूँ कि क्या मतलब किस तरह से। विश्वनाथ जी, ये प्रश्न आपके लिए है क्योंकि इनकी अभिलाषा क्या है कि ये रिटायर्ड व्यक्ति हैं
और 1 करोड़ के आसपास जो है निवेश भी करना चाहते हैं, बट इनकी ख्वाहिश बड़ी छोटी सी है, 15-20 हज़ार रुपए भी अगर इनको मंथली मिलता है तो ही इज हैप्पी। शर्मा जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। देखिए, बताया कि आप एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना जो पैसा है फिक्स्ड इनकम और इक्विटी में उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करें। आप मोटा 60% फिक्स्ड इनकम में, जो कि आपके बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकते हैं या म्यूचुअल फंड के भी जो डेट फंड्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए। रिमेनिंग जो 40% है ये आप इक्विटी के अंदर अपनी पसंद के स्कीम के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आपका जब फिर बैंक में आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं, एक TDR और एक STDR। TDR के अंदर आप ब्याज ले सकते हैं, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार ब्याज ले लीजिए, और ये ब्याज आपको मंथली आवश्यकता तो मंथली लीजिए, नहीं तो क्वार्टर लीजिए, क्वार्टरली में हमको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। और इक्विटी के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं वहाँ भी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के नाम से है, तो आप ऐसा करिए कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं आपको तुरंत आवश्यकता नहीं, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है, तो आप इन्वेस्ट करने के 1 साल तक मत निकालिए, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको नहीं लगेगा। 1 साल के बाद आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू वहाँ से भी पैसा अपनी आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं। तो फिक्स्ड इनकम और इक्विटी, इन दोनों के अंदर आप अपने पैसे को अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके रेगुलर इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक इक्विटी का सवाल है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके जो आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लेंगे, यदि आप 6-7% से यदि संतुष्ट हो जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा जहाँ पैसा आप निकालते भी रहेंगे और आपका मूलधन भी बढ़ता जाएगा। यू विल गो ऑन ईटिंग योर केक एंड केक विल ग्रो ऑन ग्रोइंग। जी, आपका केक बढ़ता भी रहेगा और आप केक खाते भी रहेंगे। हाँ। राजपूत सर, इसमें आपका क्या इनपुट रहेगा कि इनको किस तरह से निवेश करना चाहिए जिससे इनका टैक्स, वैसे तो चतुर्वेदी सर ने इनको जो है एप्रोप्रिएट राय दे ही दी है, साथ में अगर ये टैक्स बेनिफिट भी लेना चाहें तो इनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, अगर इनकी, जैसा इन्होंने बताया कि इनकी पेंशन से आए हैं, और अगर मान लीजिए पेंशन इनकी टैक्सेबल कैटेगरी में आ रही है, तो पहले तो इन्हें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो दोनों रिजीम है टैक्सेशन की, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, दोनों में कंप्यूटेशन करके ये देख लेना चाहिए कि किस टैक्स रिजीम में इनकी टैक्स लाइबिलिटी कम। अगर मान लीजिए इन्होंने जो अभी ओल्ड रिजीम में इनकी टैक्स लाइबिलिटी कम आ रही है, तो फिर इनको, चूँकि ओल्ड रिजीम में टैक्स लाइबिलिटी तभी कम आएगी जब इन्होंने ऑलरेडी कुछ निवेश कर रखे हों, टैक्स सेविंग के इन्वेस्टमेंट जो 80C वगैरह के हैं वो कर रखे हैं, और अगर वो है तो फिर तो इन्हें ओल्ड रिजीम में ही जाना चाहिए। और अगर नई टैक्स रिजीम में इनकी टैक्स लाइबिलिटी कम आ रही है तो फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के टैक्स बचत करके टैक्स बचाने के जो एवेन्यूज़ हैं वो नई टैक्स रिजीम में बहुत कम है, तो फिर तो इन्हें रिटर्न देखते हुए ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेना चाहिए कि जहाँ बेहतर रिटर्न मिले वहाँ इन्हें निवेश करना चाहिए, जैसा चतुर्वेदी साहब ने उन्हें सलाह दी है। बहुत सारे ऑब्लिगेशन ना पता होने के कारण एप्रोप्रिएट राय दे पाना बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन आप अपने सलाहकार से या टैक्स कंसल्टेंट जो भी आपके कर सलाहकार हैं उनसे जो है एक बार जरूर संपर्क करिए और फिर जो है उचित डिसीजन लें। चलिए, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जब आपने बात करी न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम की, तो एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम की कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो एक आम व्यक्ति को जानना चाहिए, वो क्या है? जी देखिए, इस वित्तीय वर्ष, जो वित्त वर्ष अभी 23-24 का ख़त्म हुआ है, इसमें मेरा जो एक व्यक्तिगत आकलन है कि जिस व्यक्ति की आय 15 लाख रुपए तक की है, ग्रॉस इनकम की बात कर रहा हूँ, सभी सोर्सेज से अगर ग्रॉस इनकम 15 लाख रुपए तक की है, तो उसे कंपैरेटिवली नई टैक्स रिजीम में टैक्स की लाइबिलिटी कम बनेगी, क्योंकि इसमें जो नई टैक्स रिजीम है, इन्होंने जो इसमें जो स्लैब कर दिया है वो 3-3 लाख के अंतर पे अब स्लैब बना दिया है, तो 15 लाख तक की इनकम पे मैक्सिमम टैक्स लाइबिलिटी जो बन रही है वो 20% की दर से बन रही है, और जो ओल्ड रिजीम थी उसमें 10 लाख के तक इनकम पे मैक्सिमम टैक्स लाइबिलिटी 20% की थी, और 10 लाख के ऊपर सीधे 30% का जो हाईएस्ट रेट था वो लग जाता था। पर फिर भी मेरी सलाह ये रहेगी कि अपनी इनकम का दोनों रिजीम में कैलकुलेशन करके ही अपना निर्णय लें। टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करें और फिर जो है उसके हिसाब से ही अपना निर्णय लें। चतुर्वेदी साहब, अब टैक्स की बातें तो हमने कर ली, लेकिन क्या होता है कि जब
बचत को लेकर के, क्योंकि देखिए अभी जैसे इसके पहले के दर्शक जो थे उन्होंने भी यही समस्या बताई कि बचत कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बचत के कुछ मूल मंत्र, क्योंकि आपने बहुत सारे अनुभव किए हैं, बैंक में भी आपने काम किया, तो आपको पता है कि बचत कब और कितनी कैसे करनी चाहिए। देखिए, बचत करने के दो तरीके, तो बचत करना चाहिए, यहाँ तक तो हम लोग सहमत हैं, मुझे लगता है। कितनी करना है, कब करना है, ये बचत करना चाहिए। बचत करने के दो तरीके हैं, उनको मैं कहूँगा एक प्रोएक्टिव है, एक रिएक्टिव है। थोड़ा सा मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा। प्रोएक्टिव मतलब हम पहले ही तय कर लें कि हमारी इनकम में से हमको इतनी बचत करना है, और जैसे हमारी इनकम आती है, या बिजनेस में तो आपको लाभ होता है, आप उतनी रकम उसमें से उतनी राशि निकाल के अलग रख लेते हैं और बाकी में अपना काम चलाते हैं। दूसरा है रिएक्टिव। रिएक्टिव में यह है कि आप पूरा महीना अपना चलाते हैं और उसके बाद में जो पैसा बचता है उसको आप बचत कर सकते हैं। दोनों के ही प्लस और माइनस पॉइंट है, दोनों के पक्ष और विपक्ष में बोला जा सकता है। प्रोएक्टिव कि आप अपनी बचत को तय कर सकते हैं और उतनी बचत आपकी हो ही जाएगी, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन उसके लिए माइनस पॉइंट ये है कि जब भी आप खर्च करेंगे तो आपको लगेगा मेरा तो इतना ही पैसा है, इसी में मेरे को करना है, तो एक मानसिक दबाव आपको पूरे महीने भर रहेगा जब तक आप खर्च करेंगे। रिएक्टिव में यह है कि आप जब खर्च करते हैं तो आपको उतनी चिंता नहीं है, आपको पता है जो बचेगा उसको हम उतना हम बचा लेंगे। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आपके जब प्रोएक्टिव करते हैं, आप पहले से तय कर लेते हैं, तो आपको पता होता है कि इतनी ही राशि मेरे पास अवेलेबल है और इसी में मेरे को अपना काम चलाना है, उस हिसाब से आप अपना प्लान करते हैं। अब आपके जो खर्चे होते हैं, अभी एक दर्शक का भी सवाल था, जो खर्चे होते हैं सर उसको क्लेरिफाई कर रहे थे दर्शक, जो हमारे खर्चे होते हैं दो तरह के होते हैं, कंट्रोलेबल और एक नॉन कंट्रोलेबल। जो नॉन कंट्रोलेबल है, आपका मकान का किराया, आपका बिजली का बिल है, आपके बच्चों की फीस है, कुछ ऐसे खर्चे में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको करना ही करना है। लेकिन जैसा आपने इंडिकेट किया, तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोलेबल होते हैं। आप बाहर खाना खाने जाते हैं, आप दौरे पे जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, वहाँ आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस है, यहाँ थोड़ा आप करके और उसको करते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक आपने सुना होगा, जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैला। अकबर बिरबल के ज़माने का किस्सा है। अकबर एक चादर लेके आते हैं जो उनकी हाइट से कम की थी, और वो अपने दरबार में वो एक टास्क देते हैं कि इस चादर को मेरे छोड़ाओ, मेरे को पूरा इसमें कवर करना है। तो उनके दरबार में नवरत्न थे, बड़े बड़े लोग आते हैं, कोशिश करते हैं डायगोनल के लिए, ऐसे प्रकार नहीं कर पाते हैं। अंत में अपने महान बिरबल जी का नंबर आता है, वो से ढकते हैं, पाँव उनके खुले रह जाते हैं, बोलते हुजूर उतने ही पाँव फैलाइए जितनी चादर है। तो वहाँ से आया कि जब आपको पहले से पता होगा कि इतने में ही मेरे को अपना महीना निकालना है, इतने में निकालना है, तो उस हिसाब से आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है, इंडिविजुअल की चॉइस है। तो आपको बचत तो करना ही है। अब कितनी करना है, मैंने जो आपको शुरू में उदाहरण दिया हो तो कहता है आपको 25% करना चाहिए, पर जैसे हमारे एक दर्शक भी अभी कह रहे थे कि साहब उतना संभव नहीं है, तो जितना भी करना है आपको, लेकिन करना आवश्यक है। आप बचत करेंगे तभी आपके पास एक राशि होगी, जिससे कि आप फिर बाद में सोचेंगे कि मेरे को कहाँ निवेश करना है और कहाँ मेरे पास ऑप्शन है। जी चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। सीखो भविष्य नए भारत का। सीए जो है क्या मायने रखता है, क्या महत्व है इसका? इकोनॉमी की वो रीढ़ की हड्डी होती है। आपका जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जी, अकाउंटिंग्स होता है, ऑडिट होता है, टैक्स प्लानिंग होता है, ये सब जिम्मेदारी का जो काम होता है वो चार्टर्ड अकाउंट ही नहीं कर सकता है। किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। एक कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशन भी होता है तो उसकी भी एक बैकबोन का काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। सीए का जर्नी जो है ना, सिर्फ सीए बनने से नहीं होता है। एवरी टाइम यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। इतने सारे क्लाइंट्स हैं आपके, तो आपको उनके सामने बताने के लिए आपको डेली अपडेट रहना जरूरी ही होता है। आपको अपना सॉफ्टवेयर हर रोज अपडेट करना है। हाँ, अपना सॉफ्टवेयर। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सुपर परफॉर्मेंस और आपका जैसे वोकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
ड्यू डेट क्या है। यस, एक बार फिर आपका जो है कार्यक्रम में स्वागत है और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि बचत करने के बाद एक जैसे 31 मार्च बीत गया, बचत कर ली, निवेश कर लिया, ये सारे काम जो है हमने 31 मार्च के पहले कर लिए। अब जो है हमारी तैयारी किस बात की है कि हमें टैक्स फाइल करना है। तो ये टैक्स फाइल करने के लिए कि आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे या किस तरह से बताना चाहेंगे कि क्या क्या सावधानियां रख करके एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है टैक्स फाइल करे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा अतुल जी आपने, क्योंकि अधिकतर लोगों का ये आदत में रहता है कि जब वो लास्ट डेट आती है तभी वो अपने टैक्स के बारे में चिंतित होते हैं और फिर अपनी इंफॉर्मेशन लास्ट मोमेंट पे अपने कर सलाहकार को देते हैं और कर सलाहकार भी उस समय बहुत प्रेशर में रहता है। तो मेरा अनुरोध मेरा निवेदन है कि चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है तो आप अपनी आय, अपनी बचत और जहाँ जहाँ आपका टैक्स कटौती हुई है उस जानकारी को एकत्रित करना शुरू करें। जैसे मान लीजिए आपकी बैंक में फिक्स डिपॉजिट है तो और इवन सेविंग अकाउंट भी है तो बैंक से आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लीजिए, टीडीएस सर्टिफिकेट लीजिए ताकि आपको जानकारी मिले कि कितना ब्याज आपने कमाया, उस पर कितना टैक्स कटा। और जानकारी के लिए बता दूं कि बैंक आपको टीडीएस सर्टिफिकेट ये मई के आखिरी हफ्ते या जून के प्रथम वीक में ही दे पाएगा, क्योंकि जो टीडीएस रिटर्न करने की जो ड्यू डेट होती है, फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है वो 31 मई होती है। तो उसके बाद ही आपको आपके 26 AS में भी टीडीएस पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। साथ ही साथ आजकल कई लोग शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसके बेचने पे, उसके रिडम्पशन पे या स्विच ओवर, स्विच आउट, स्विच इन में भी टैक्स का दायित्व आता है। और ये दायित्व का कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होता है, तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने शेयर्स में और म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन किए हैं तो अपने एडवाइज़र से, ब्रोकर से कैपिटल गेन स्टेटमेंट जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की प्रॉपर डिटेल्स हो वो ले लें, और ताकि आपको सही समय पे आपकी टैक्स की लायबिलिटी का निर्धारण हो जाए। और मान लीजिए टैक्स की लायबिलिटी बन रही है तो वो अगर जितनी जल्दी पे करेंगे तो उस पर अगर कोई ब्याज लगता है तो उस ब्याज की बचत होगी। टैक्स पे आपको अनड्यू ब्याज नहीं देना पड़ेगा। समय पर टैक्स देने से आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, ब्याज बच जाएगा। टैक्स तो उतना ही देना पड़ेगा, ब्याज नहीं लगेगा। चर्चा से हट कर के बात है कि जैसा आपने कहा ना कि आजकल जो है नवयुवक हों, वृद्ध हों या रिटायर्ड पर्सन हो, सभी को ये लगता है कि शेयर ट्रेडिंग से जो है पैसे बनाए जा सकते हैं और सब जो है जी। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राजा चौरसिया जी भोपाल से। राजा जी नमस्कार। नमस्ते सर। आप किस व्यवसाय से संबंधित हैं? सर मैं एज अ डेंटिस्ट हूँ, मैं ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। अच्छा, ऑर्थोडोंटिस्ट। वहीं नगर में मेरी क्लिनिक है। ओके, तो मैं कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप अपना प्रश्न। सर मैं गुड इवनिंग, ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब जो गोल्ड का रेट चल रहा है, हाँ, तो क्या इस समय हमको गोल्ड में इन्वेस्ट करना फिजिबल है? क्या हम कर सकते हैं इस समय भी, क्योंकि बहुत हाइक पे है? जी जी। कल की जो प्राइस थी वो 7,600 समथिंग थी। आज जो 1:30 बजे के बाद जो ओपन हुआ है, आई डोंट नो अबाउट दैट जी, 24 कैरेट की बात कर रहा था। हाँ, जी, तो जी, क्या ये फिजिबल है? क्या हमको इस समय भी कर सकते हैं इन्वेस्ट, गोल्ड ले सकते हैं? विश्वनाथ जी, ये प्रश्न आपके लिए है क्योंकि इनका आकर्षण जो है गोल्ड एवेन्यू है जी। गोल्ड में जो है ये निवेश करने के लिए राय मांगना चाह रहे हैं क्योंकि गोल्ड इस समय लाइफ टाइम हाइप के लगभग चल रहा है। तो क्या इस समय निवेश करना गोल्ड में उचित होगा? स्वागत है आपका डॉक्टर राजा चौरसिया जी। आप एक डेंटिस्ट हैं जी, तो पहले तो आप ये बताइए कि आजकल दांत में आप सोना लगा रहे हैं कि नहीं? पहले हमने देखा था लोग दांत में सोने का सोना लगा लेते थे। सर वो आजकल चल रहा है या बंद हो गया है? जी जी जी, लाइन कट हो चुकी है जी। तो आपका सवाल जो है सोने में इन्वेस्ट करने का, मैं कहूँगा सोना तो अभी सर ऑल टाइम हाई पे है और कई बार लाइफ टाइम हाई पे सोना आया है। सोना और रियल इस्टेट, इसमें यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो मैं कहावत आपको बोलना चाहूँगा कि सोना और रियल इस्टेट, मतलब रियल इस्टेट मतलब ज़मीन जायदाद, आप घर वगैरह लेते हैं, ये कभी भी सस्ते नहीं हुए। हाँ, हमेशा इनका प्राइस बढ़ता गया है और कभी भी महंगे नहीं हुए। आप 5 साल पहले यदि आप सोना खरीदते आज से, तो उस समय भी आप कहते हैं कि सोना बहुत महंगा है, या आप घर खरीदते तो आप बोलते हैं घर बहुत महंगा है। लेकिन आज आप पीछे मुड़ के देखेंगे
तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं मैं तो चूक गया, उस समय मेरे को ले लेना था। तो इसके बारे में सर ये कहावत है कि कभी भी सस्ते नहीं हुए, कभी भी महंगे नहीं हुए। मैं शॉर्ट टर्म में आपको नहीं बता सकता कि सोने का भाव नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, लेकिन यदि आपका नज़रिया आज से लंबे समय के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो बराबर आप कर सकते हैं। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, भाव तो नीचे भी जाएंगे ऊपर भी जाएंगे। नीचे जाते हैं तो आप फिर से इन्वेस्ट करके अपना एवरेजिंग कर सकते हैं, और ऊपर जाते हैं तो फिर क्या नहीं क्या है। बिल्कुल सही बात तो है। ये कहावत ध्यान में रखिए कि सोना और रियल इस्टेट कभी भी सस्ते नहीं हुए, और थोड़ा रुक के बोलिए कि कभी भी महंगे नहीं हुए। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका लक्ष्य थोड़ा लंबे समय का है, लंबी अवधि का है, तो जैसा सर ने बताया कि ये रियल एस्टेट और गोल्ड कभी भी सस्ते नहीं हुए हैं। आप अगर थोड़ा सा समय देते हैं तो अवश्य ये अधिक से अधिक लाभ देंगे। तो चलिए अब बात आती है लाभ की। तो जब लाभ की बात आती है तो हमारा प्रश्न जो है सीए साहब से होगा कि जैसा आपने बताया कि यहाँ पर टैक्सेशन में देखा गया है कि शेयर मार्केट में लोग जो है इमीडिएट सेल आउट कर देते हैं, कुछ समय बाद फिर परचेस कर लेते हैं। और आजकल का आकर्षण ये हो गया है कि जैसे कोरोना के बाद देखा जाए तो सीधे 8 करोड़ के बाद 10 करोड़ का अकाउंट होल्डर्स हुए 6 महीने में, और उसके बाद अब बढ़ करके तकरीबन करोड़ के आसपास जो है डीमैट अकाउंट होल्डर्स बढ़ गए। तो बड़ी तेजी से इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, और खासकर लोगों का पेशेंस लेवल तुरंत खरीदने और बेचने का है। तो ऐसी अवस्था में टैक्स लायबिलिटी का क्या कंपटीशन होगा सर? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका साहब, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि ट्रेडर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो जो अगर आप शेयर किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और उसको 1 वर्ष से कम अवधि तक में रख के, मतलब 365 दिन से कम समय में होल्ड करके उसे बेच देते हैं, यानी 1 दिन से लेके 364 दिन की अवधि में अगर उसे सेल करते हैं, तो उस पर अगर मान लीजिए उस पर आपको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है, और वो आपकी नॉर्मल इनकम में जुड़ता है। उस पर कोई रिड्यूस रेट ऑफ टैक्सेशन नहीं है, वो आपकी नॉर्मल इनकम में जुड़ेगा और स्लैब रेट पे ही टैक्सेबल होगा। और अगर मान लीजिए आपने किसी शेयर को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके सेल आउट किया है, तो उस पर जो कैपिटल गेन हो रहा है, तो 1 लाख रुपए तक का जो कैपिटल गेन है उस पर कोई टैक्स का दायित्व नहीं है। 1 लाख रुपए से अधिक जो आपको गेन हुआ है उस पर 10% की दर से ही टैक्सेशन होगा जी। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि अधिकतर लोग आजकल इंट्राडे भी करते हैं, मतलब आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया। जी। तो देखिए ये जो एक्टिविटी है ये कैपिटल गेन कैटेगरी में नहीं आती है, ये कहलाती है बिजनेस एक्टिविटी। इसको इनकम टैक्स बिजनेस मानता है, और वो भी स्पेक्यूलेशन बिजनेस मानता है। मतलब आपने इसमें एक तरीके से जैसे कहते हैं कि जुआ खेला है, या स्पेक्युलेटिव आपका ट्रेड है। तो इसके लिए अगर ये जो इनकम इसमें हुई है तो ये बिजनेस हेड में टैक्सेबल होती है। इसमें आपके अगर कोई एक्सपेंडिचर हैं, जैसे ब्रोकरेज है, या आपने इंटरेस्ट लेके ये पैसा लगाया हुआ था मार्केट में, तो वो उसके अगेंस्ट में आप क्लेम कर सकते हैं और अपने इनकम और उस पर कर दायित्व का निर्धारण कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये उन बच्चों के लिए या उन नवयुवकों के लिए सीख है कि अगर आप जो है ऐसा कर रहे हैं तो ये गेट अलर्ट, आपको जो है यहाँ पे सावधानी रखनी होगी, उसको बिजनेस हेड की इनकम में होगा और उसके हिसाब से ही आपको टैक्स फाइलिंग करनी होगी। ये कितने समय, मतलब जैसे कितनी बार, क्या 1-2 बार करने से ही ये बिजनेस की कैटेगरी में आ जाएगा या निरंतर करते रहने पड़ता है? देखिए साहब, इंट्राडे जो है, इंट्राडे को तो चूंकि स्पेक्युलेटिव ही कहा गया है, तो अगर इवन आपने एक ट्रेड भी किया है और मान लीजिए उसमें सिर्फ 200 रुपये का भी प्रॉफिट हुआ है, तो वो उसको आपको जब आपका टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसको आपको बिजनेस हेड में ही दिखाना पड़ेगा वो, क्योंकि आप उसको कैपिटल गेन नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने उसको होल्ड ही नहीं किया, वो आपके पास वो शेयर आपके डीमेट में आया ही नहीं। एक तरीके से आपको मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि एक दांव लगाया आपने और उस दांव में आपको फायदा हुआ, तो वो उसकी जो इनकम है, वो जो कैपिटल गेन है वो उसी एसेट में मिलता, आपने निवेश किया। तो इंट्राडे इज नॉट इन्वेस्टमेंट, ये तो आपने एक बस दांव खेला, उसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको उस हेड में ही टैक्सेबल, और अगर लॉस हुआ है तो उसको फिर आप कैरी फॉरवर्ड। हाँ, लॉस है तो वो भी चूंकि स्पेक्युलेटिव लॉस है तो वो स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा, सेट ऑफ होगा, इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखें। अधिकतर लोग ये कर लेते हैं और जब ईयर एंड पे जब टैक्सेशन की बात आती है तो थोड़ा परेशान होते हैं इस चीज़ तो मतलब मैं समझता हूँ कि अब जो है आप लोगों की समस्याएं आने वाले समय में काफ़ी बढ़ने वाली हैं,
इस तरह से। हाँ, हमारी समस्या तो नहीं, थोड़ा सा हमारा वर्कलोड बढ़ेगा। बिल्कुल बात सही है। तो चलिए, अब जब बात शेयर की चली है, तो निवेश में कई ऐसे ऑप्शन हैं, जैसे लोगों का अभी भी केवल 14 करोड़ 14.5 करोड़ लोग ही स्टॉक मार्केट में घुसे हैं, लेकिन अभिलाषाएं सभी की रहती हैं कि मुझे शेयर मार्केट जैसा प्रॉफिट हो। तो आप क्या बताएंगे उनके लिए जो अभिलाषा तो शेयर मार्केट जैसे ही रखना चाहते हैं, लेकिन शेयर मार्केट के रिस्क को जो है वो नहीं कैरी कर सकते और उसमें जाना भी नहीं चाहते? तो ऐसे लोगों के, ऐसे निवेशक को आप क्या सलाह देंगे कि वो कहाँ पर निवेश करें? देखिए, आप यदि रिस्क नहीं लेंगे तो आपको गेन नहीं मिलेगा। गेन नहीं मिलेगा। रिस्क है तो रिस्क है, ऐसा करके एक डायलॉग था एक फेमस वेब सीरीज का। जी। तो वही है, दोनों चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। आप रिटर्न यदि चाहते हैं इक्विटी का, तो आपको रिस्क भी इक्विटी की लेनी पड़ेगी, और आपको जो टैक्सेशन बेनिफिट है इक्विटी का वो भी तभी मिलेगा। लेकिन यदि वो आप नहीं चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, दो आपका ऑप्शन होते हैं, एक फिक्स्ड इनकम का और दूसरा इक्विटी का। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो आप जो है फिक्स्ड इनकम के अंदर इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड में भी दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास में, और आपके पास एक बहुत बड़ा वो है स्पेक्ट्रम जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं बात करना चाहूँगा जो विकल्प आपके पास है, सबसे पहले बैंकिंग एक कंप्लीट है, जिसमें कि आपको बुके, जिसमें आपको सब तरह के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप सेविंग्स बैंक खोल सकते हैं अकाउंट, जिसमें कि आप अपनी छोटी मोटी इनकम को जमा कर सकते हैं और आपको कुछ ब्याज भी मिलता है। आपका यदि व्यवसाय है तो आप करेंट अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको किसी गोल के लिए पैसा इकट्ठा करना है जो आप हर महीने करना चाहते हैं, तो आप रिकरिंग डिपॉजिट या आवर्ती जमा योजना उसको कह सकते हैं, उसमें जमा करते हैं। आपके पास लमसम पैसा है तो आप फिक्स डिपॉजिट में जमा कर सकते हैं। आपको उस पर ब्याज चाहिए तो आप उस पर फिक्स डिपॉजिट ब्याज वाला ले सकते हैं, क्यूमुलेटिव चाहिए तो वो ऑप्शन भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोने और चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत आसान हो गया इसमें इन्वेस्ट करना। उसके बाद प्रीशियस स्टोन में कर सकते हैं, हीरे जवाहरात में कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ आपको बैंक से थोड़ा सा बेहतर ब्याज मिलता है। और आपके पास इस तरह से बहुत सारी स्कीम्स है जहाँ आप कर सकते हैं। आप इवन पेंटिंग्स में विश्वनाथ जी, कई बार ऐसा होता है कि देखिए, हमारी ख्वाहिश क्या है कि हम सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, लेकिन हम निवेश चाहते हैं इक्विटी में। तो म्यूचुअल फंड में ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जहां पर जो है व्यक्ति सेफ भी रहता है और निवेश का लाभ भी ले लेता है इक्विटी की तरह? देखिए, इक्विटी के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्ट करने के। एक हमारे जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें दो प्रमुख मसाले हैं, मैं उनको गरम मसाले कहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी वैरायटी है, इक्विटी और डेट। तो इक्विटी और डेट के मिक्स से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट रखें। विद इन इक्विटी भी हम बात करें तो विद इन इक्विटी भी हमारे पास लार्ज कैप है, जिसमें टॉप 100 कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, बाजार पूंजीकरण के हिसाब से वो रहती हैं। उसकी अगले जो 150 है वो मिड कैप कहलाती है, उसके बाद जो बची वो स्मॉल कैप कहलाती है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे आपकी रिस्क बढ़ते जाती है और रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इनका एक मिक्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यदि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, कम रिस्क लेना चाहता हूँ, तो मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरे को जो भी है वो इक्विटी के मिल जाएंगे और रिस्क भी मैंने कम ली है। यदि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मैं मिड कैप या लार्ज कैप और मिड कैप का मिक्स ले सकता हूँ। और भी मेरे को लगता है थोड़ा है तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों का ले सकता हूँ। मैं फ्लेक्सी कैप में जा सकता हूँ, मैं मल्टी कैप में जा सकता हूँ। मल्टी कैप ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना ही होता है, और बचा हुआ 25% इज़ लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंड मैनेजर। उसको जहाँ ग्रीन प्रॉस्टर दिखते हैं, जहाँ उसको ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है, वहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकता है। जी। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने बता दी। अब जो है राजपूत साहब, यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अपन ने निवेश तो कर दिया, निवेश का लाभ भी ले रहे हैं, मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, यहाँ पे कई निवेशक ऐसा सोच रहे हैं कि ये सही समय नहीं है निवेश का, लेकिन वो मार्केट में बने रहना चाहते हैं। तो जैसा कि सर ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं कि कुछ डेट के फंड हैं, कुछ इक्विटी के फंड हैं। तो लोग जनरली करते क्या है कि इक्विटी डेट फंड में उन्होंने पैसा पार्क किया और वहाँ से SWP लगा दिया इक्विटी में, कि चूंकि लाइफ टाइम है, थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो उसका बेनिफिट उनको सिप की तरह मिलता रहेगा। तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी का कंपटीशन अगर देखा जाए तो डेट टू इक्विटी में ट्रांसफर हो रहा है, तो उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी किस तरह से बनेगी और उसका आकलन करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जी देखिए, डेट फंड जो है 1 अप्रैल 23 के पहले डेट फंड में जो निवेश था उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये निवेश किए थे और आपको मैच्योरिटी पे या
2 साल बाद 3 साल बाद आपने उसका 150 रुपये आपका वो हो गया, पूरा फंड जो हो गया, वैल्यू हो गई, तो उस पर 100 रुपये का इंडेक्सेशन होके मान लीजिए उसकी कॉस्ट को 112 रुपये या 115 रुपये मान लिया जाता था और बैलेंस पे 20% की दर से टैक्स लगता था। लेकिन 1423 से कानून में चेंज आया है और अब जो ये जो फंड है, जो डेट में जो आपके इन्वेस्टमेंट है, इसकी टैक्सेबिलिटी इज़ जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक। जो आपने बैंक के साथ एफडी की है उसका जैसा टैक्सेशन होता है, वैसी तरीके से जो डेट फंड से जो मिलने वाला रिटर्न है उस पे भी टैक्सेशन उसी तरीके से होगा। मतलब अगर आपने 100 रुपये निवेश किया था और SWP के समय आप 150 रुपये उससे निकाल रहे हैं, तो ये 50 रुपये सीधे सीधे आपकी इनकम में जुड़ेगा और स्लैब रेट पे ही ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी। तो चलिए, अब एक बात तो हो गई कि हमने पैसे बचाए, पैसे निवेश किए, पैसे पर टैक्स लायबिलिटी आई, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अपने स्वास्थ्य और जीवन का भी जो है हमें एक असेट की तरह ही इसको देखना चाहिए और इस पर भी हमें बराबर निवेश करना चाहिए। कुछ लोग कहते थे कि इसका एक सेफ गार्ड होना चाहिए। तो चतुर्वेदी साहब, इसमें जो है जीवन बीमा किस तरह से अपना रोल निभाता है? जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, आप एक निवेशक को क्या सलाह देते हैं कि वो किस तरह से जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा लेकर के चले? देखिए, हमने बात की बचत की जी, फिर हमने बात की निवेश की। तो जब आप बचत करते हैं तो सबसे पहले तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक इमरजेंसी फंड आपको बनाना चाहिए जिसमें कम से कम आपके 6 महीने का खर्चे की व्यवस्था हो। किसी कारण से आपकी इनकम स्ट्रीम रुक जाती है, कोई अनहोनी हो जाती है, आप कोई हेल्थ रीज़न से आपके इनकम सोर्स बंद हो जाते हैं, तो एक इमरजेंसी फंड हो जिसमें करीब करीब 6 महीने के आपके खर्च के बराबर की व्यवस्था होना चाहिए। इसके बाद सवाल आता है सर बीमा का। लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा जो है आपको कराना आवश्यक होता है, क्योंकि जो अर्निंग मेंबर है उसके लिए एक टैग लाइन है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। तो उसकी ज़िंदगी नहीं है, तभी परिवार जो है उस पर आश्रित था, कमाई का वही व्यक्ति था जो कमाता था, तो इसके लिए उसको जीवन बीमा कराना चाहिए। और ये जीवन बीमा कितना हो? ये जीवन बीमा इतना हो कि उसकी क्लेम राशि से परिवार उसके बाद भी अपनी ज़िंदगी वैसी की वैसी या करीब करीब वैसी की वैसी चला सके। तो यहाँ मेरी सलाह होगी कि जब आप जीवन बीमा लेने जाते हैं तो आप ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें प्रीमियम कम हो, कवरेज ज़्यादा हो। आई डोंट वांट टू बी स्पेसिफिक, लेकिन आप स्वयं जब जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि आपका प्रीमियम ज़्यादा होता है लेकिन कवरेज कम होता है। लेकिन हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए हम इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं अपने लाइफ को कवर करने के लिए। तो आप ऐसी पॉलिसी सेलेक्ट करिए जो कम से कम आपके 5 साल की जो इनकम है उसके बराबर का आपको कवरेज मिल जाए और वो आप अफोर्ड कर सको। इसके लिए आपको ऐसी पॉलिसी लेना है जिसमें कि प्रीमियम कम हो जी। इसके बाद सर, जैसा आपने जिक्र किया स्वास्थ्य बीमा का, स्वास्थ्य बीमा भी बहुत आवश्यक है। यदि कभी गंभीर हमको कोई बीमारी हो जाती है और हम इलाज के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में हमको भर्ती होना पड़ता है, तो इलाज का जो आजकल खर्च है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इलाज महंगा होता जा रहा है। तो यदि हमने उसको इंश्योर नहीं किया, हेल्थ इंश्योरेंस हमने नहीं लिया है, तो क्या होगा कि हमारी सारी बचत हो सकता है उसमें लग जाए, हो सकता है कम भी पड़ जाए, या हो सकता है कि हमारी बचत थोड़ी सी बचे, सारी अधिकतम उसमें निकल जाए। तो इसके लिए यह आजकल एक आवश्यकता हो गई है कि आप अपना स्वास्थ्य बीमा भी कराएं। स्वास्थ्य बीमा आप कराएंगे तो आपका यदि बीमार होते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी उसको बियर करती है। आप बीमार नहीं पड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पड़ते हैं तो कराना चाहिए। तो दोनों बीमा, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, ये दोनों सर मैं आवश्यक समझता हूँ, दोनों होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर स्वास्थ्य बीमा है तो कम से कम ये इंश्योर रहता है कि हमारा इतने पैसे में जो बीमा की वो प्रीमियम है, उतने पैसे में ये गारंटी रहती है कि कोई भी बीमारी होगी तो जितना अपन ने इंश्योरेंस सम इंश्योर्ड लिया है उतने का इलाज हमारा आसानी से संभव है, विदाउट अफेक्टिंग आर इन्वेस्टमेंट जो हमने करके रखे हैं भविष्य के लिए, उनको उनके ऊपर बिना किसी प्रभाव के वो जो है सुचारू ढंग से चलता है। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, उसको जो है एक कंसिक्वेंस कहिए कि अब जैसे हमने एक स्वास्थ्य बीमा लिया और स्वास्थ्य बीमा लेने के बाद मान लीजिए एक अमुक व्यक्ति जो है बीमार पड़ता है और वो जाकर के हॉस्पिटल में उस बीमा पॉलिसी से अपना इलाज कराता है, तो उसके इलाज पे हुए गए खर्च का किस तरह से टैक्स में कंप्यूटेशन किया जाएगा? देखिए, इलाज पे हुए खर्च का तो कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, लेकिन हाँ, जो ये मेडिकल का जो आपने बीमा कराया है उसकी जो प्रीमियम की राशि है, जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी उसमें उस सेक्शन 80D के तहत उसमें छूट प्राप्त होती थी। लेकिन मैं यहाँ अपने युवा दोस्तों को सलाह देना चाहूँगा कि
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टैक्स बेनिफिट, जो सर ने भी कहा कि लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस अर्ली एज में ले लें ताकि आपको कम प्रीमियम में ज़्यादा कवर मिले। और इसमें टैक्स के एंगल को बाद में देखिएगा, पहले ये देखिए कि अगर आपकी एज अभी विद इन 30 है तो आप जितनी जल्दी हो सके अपना जीवन बीमा लें, जैसा सर ने, चतुर्वेदी साहब ने गाइड किया कि वो ऐसा बीमा लें जिसमें कम प्रीमियम में आपको ज़्यादा कवरेज मिले। और जो स्वास्थ्य बीमा है उसे भी लेना ही चाहिए, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं कि जिस स्थितियों में जीवन है तो बीमारियां भी बहुत सी हैं और उस पर जो होने वाला खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका कवरेज मेरा ये मानना है कि ये होना ही चाहिए। टैक्स का बेनिफिट तो जो शासन ने जो दिया हुआ है टैक्स बेनिफिट वो आपको मिलेगा ही, लेकिन जितनी जल्दी आप एज के जितनी जल्दी उस पर आप बीमा लेंगे उतना कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा और वो जिंदगी भर वही प्रीमियम रहेगा। जी, अच्छा, मतलब कहने का ये है कि केवल जो है बीमा की प्रीमियम राशि पर ही हमें टैक्स लाभ मिलता है, या मैं ये पूछना चाह रहा था, जो मेरा प्रश्न था कि अधिक जैसे अपन ने कहीं पे हॉस्पिटल में इलाज करवाया तो जो बीमा कंपनी ने हमारे एक्सपेंसेस बियर किए हैं क्या वो हमारी आय में जुड़ता है? नहीं, जो बीमा कंपनी ने जो आपके एक्सपेंसेस बियर करे वो आपकी आय में नहीं जुड़ेगा। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक जो ओल्ड टैक्स रिजीम में एक व्यवस्था है कि मान लीजिए चूँकि कई सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने उस समय चूँकि जो स्वास्थ्य बीमा था ये उतना लोकप्रिय नहीं था तो उन्होंने स्वास्थ्य बीमा नहीं लिया हुआ है, तो अगर 60 वर्ष से अधिक का व्यक्ति अपने इलाज पे जो खर्चा करता है तो 50,000 रुपये तक की छूट एक्चुअल बेसिस पे खर्चा करने पे, और बैंक के माध्यम से, मतलब या तो आपके यूपीआई से पेमेंट किया हो या चेक से पेमेंट किया हो, अगर उसने इस तरीके से अपने स्वास्थ्य पे खर्चा किया है तो उसकी छूट उसे 50,000 रुपये तक की सेक्शन 80D में मिलती है, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल है। ये छूट नई टैक्स रिजीम में नहीं है तो ध्यान रखिएगा। चलिए, अब एक बात आती है, जैसा कि चतुर्वेदी साहब अपन डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर केवल 14.5 करोड़ लोग ही इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो तकरीबन मोटा माटी 6 करोड़ के आसपास जो है लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं जी, है ना। तो अब जो है 40 लाख जो है लोग और जुड़ रहे हैं, या हम SIP की राशि देखें तो लगभग 19,000 करोड़ की SIP आने लगी है ना, 54 लाख करोड़ तक जो है म्यूचुअल फंड पहुंचा। तो कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि क्या अवेयरनेस उतनी नहीं है लोगों के बीच में, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस कह लें, उतनी नहीं है। तो यहाँ पे निवेश के महत्व को बढ़ाने के लिए या इसकी जानकारी बढ़ाने के लिए क्या और करना चाहिए, इसके बारे में बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होकर के निवेश, आधुनिकता के जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ निवेश हैं, इन्वेस्टमेंट है, उनकी तरफ आकर्षित हों। देखिए, इस बारे में ऑलरेडी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। कई संस्था हैं, सेबी है और दूसरी संस्था है जो कि इसके तरफ लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। निवेश करने के बारे में हमारे यहाँ बचपन से बच्चे को ट्रेनिंग इनडायरेक्टली दी जाती है, जब उसको आप पॉकेट मनी देते हैं जी जी, अब उसके पास पैसा लिमिटेड है और उसकी आकांक्षा है, वो जब जाता है अपने कैंटीन में या दुकान, जो कॉलेज स्कूल के बाहर जो दुकानें होती हैं कि इसमें से क्या ले सकता हूँ क्या नहीं ले सकता हूँ, तो उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग की ट्रेनिंग वहाँ से चालू होती है जी जी। दूसरा, उसको आप जब गुल्लक देते हैं तो जो गुल्लक में पैसे डालता है, जब वो पैसे जमा करता है तो एक गोल सेट करता है जो कि फाइनेंशियल सेटिंग के लिए आवश्यक है। आप जब भी बचत करते हो तो आपका एक गोल होना चाहिए कि मेरे को क्या करेंगे। तो जब बच्चा पैसा जमा करता है सोचता है कि मैं इतने पैसे इकट्ठा करूँगा, इससे वो चीज़ खरीदूंगा या मैं अपने किसी भाई बहन या पेरेंट्स को गिफ्ट करूँगा, वहाँ चालू होता है। तो ये जो है एक्चुअली हमारे, मैं तो कहूँगा सर कि ये हमारे शिक्षा के करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग के आपको किस तरह से करना है, कैसे पैसे की बचत करना है, कैसे पैसे का उपयोग करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट के क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, क्या रिस्क है और क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये उसको पता करना चाहिए। आज यदि आप अमेरिका में जहाँ म्यूचुअल फंड का जन्म हुआ था, वहाँ बैंक डिपॉजिट्स का कई गुना जो पैसा है म्यूचुअल फंड्स के पास में है, क्योंकि वहाँ पे वो जो है बैंक के पास रिटर्न नहीं है, बैंक में आप जमा करते हैं आपको नहीं के बराबर ब्याज मिलता है। बिल्कुल सही बात। फॉर्चुनेटली, और जो भी आप कहें, आज जो वस्तु स्थिति भारत में है कि यहाँ आज हम यदि बैंक में भी इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो 6 से 7-8% तक हमको रिटर्न मिल जाता है, गवर्नमेंट स्कीम में मिल जाता है। तो हमारे पास म्यूचुअल फंड में जाने का भी कंपल्शन नहीं आया है। लेकिन यदि आज इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, जो कि धीरे धीरे हो रहा है, और बैंक की ब्याज दरें कम होती हैं, तो हमारे पास भी
ये एक बहुत आकर्षक विकल्प होगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। और इसके बारे में हमको अपने बच्चों को भी करना चाहिए और ये एक मिशन के तौर पे इसको लेना चाहिए, मेरा तो ये कहूँगा। जी जी। फाइनेंशियल जो है अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में लोगों को जो है, यदि मैं आज किसी कैब में आधे घंटे के लिए ट्रैवल करता हूं तो जो कैब ड्राइवर, जो कि उसका मालिक भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, मैं उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर देता हूं आधे घंटे में। मेरा जो अनुभव है उसका उपयोग करके उसको बताता हूं कि उसको अपने फंड्स को कैसे मैनेज करना चाहिए। जी, अब जैसे कि विवेक सिंह जी आपने बताया कि ये सीनियर सिटीजन 50,000 तक की छूट जो है ओल्ड रिजीम में ले सकते हैं, न्यू रिजीम में नहीं ले सकते। तो बहुत ही संक्षेप में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी छूट जो है हमें ओल्ड रिजीम में मिल सकती है और कौन सी छूट न्यू रिजीम में नहीं है। देखिए, मैं संक्षेप में बता देता हूं कि जो नई रिजीम है उसमें सिर्फ इस बार एक एडिशनल जो छूट दी है जो पिछले बार नहीं थी, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी। जो सैलरीड या पेंशन वाले जो इंडिविजुअल है उनको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन नई टैक्स रिजीम में मिलेगा। बाकी इसके अलावा इसमें अभी और कोई छूट नहीं है। एक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस जो है वो उसकी छूट अवेलेबल है नई टैक्स रिजीम में, बट वो अधिकतर लोगों के केस में आज की तारीख में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि वो ग्रॉस सैलरी में जुड़ेगी भी और उसका डिडक्शन मिलेगा, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। इसके अलावा बट अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम देखें तो जैसा शुरू से वो चली आ रही है कि 1.5 लाख तक की जो छूट है वो सेक्शन 80C के तहत है, जिसमें जीवन बीमा प्रीमियम, बच्चों की स्कूल फीस, आपका जो और भी जो एवेन्यूज़ हैं, जो 5 साल की एफडी होती है बैंक में वो, और टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है, इनमें जो निवेश करने पे 1.5 लाख तक की सीमा में आपको 80C में छूट मिलती है। 80D के तहत आपको जो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसमें छूट मिलती है। और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको छूट उपलब्ध है। जैसा चतुर्वेदी साहब ने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि दान देना भी पारंपरिक वो होता था, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में चैरिटेबल संस्थाओं को दान देने पे भी छूट मिलती है, तो वो भी अभी उपलब्ध है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आपने कोई किसी संस्था को जो है चैरिटी का काम करती है और उसके पास 80G का सर्टिफिकेट है, उसको आपने बड़ी मात्रा में डोनेशन दिया है, तो उसका भी आपको आपके कर दायित्व बचाने में वो छूट काम आएगी। जी, चतुर्वेदी सर, बहुत संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो निवेश की तरफ अधिक से अधिक आकर्षित हों और बढ़िया से बढ़िया फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी करें? जी सर, ये एक ऐसा विषय जिसके बारे में आपको लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। लगातार आप करते रहें, सोच कर, समझ कर, और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, पर इन्वेस्ट जरूर करें। और दूसरा, अपना जो इन्वेस्टमेंट उसको डाइवर्सिफाइड रखें, एक ही जगह नहीं रखें। आप बैंक में भी करें, आप म्यूचुअल फंड में भी करें, आप प्रीशियस मेटल जो गोल्ड है, सिल्वर है, इसमें भी तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है ये थोड़ा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। जी जी जी। विश्वनाथ जी और विवेक जी, आप लोग स्टूडियो में पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी अच्छी जानकारी जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा करी। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने किस तरह से निवेश करना चाहिए, निवेश में लंबे समय तक बने रहना चाहिए, पेशेंस के साथ निवेश करना चाहिए, और साथ ही जॉय ऑफ गिविंग वाली बात जैसे हमारे एक्सपर्ट ने कहा, दोनों एक्सपर्ट ने इस पर एग्री किया कि चाहे वो देने की बात हो, दान करने की बात हो, सोसाइटी को देने की बात हो, या हमारे देश के इकोनॉमी में टैक्स प्रॉपर भरने की बात हो, दोनों में हमें खुशी खुशी इस काम को आगे बढ़ करके करना चाहिए और प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हम अधिक से अधिक अपने को लाभ दे सकें और साथ ही देश को भी लाभ दे सकें। चलिए, इसी के साथ जो हम अपने चर्चा को विराम देते हैं। अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे, नए टॉपिक पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।
नमस्कार दर्शकों।